साया का हिसाब भाग 4 लौटने वाले कदम। गांव में अब एक अजीब सी खामोशी रहती थी। लोग रात में बाहर निकलना बंद कर चुके थे क्योंकि हर पूर्णिमा के बाद कुएं के पास अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई पानी को चीरकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लोग कहते थे उन्होंने देखा कुएं की दहलीज पर 2 गीले पैरों के निशान जो गांव के बीच तक आते आते हवा में गायब हो जाते हैं। पर असल डर तो तब शुरू हुआ जब अर्जुन और मोहन के घर की छत पर हर रात किसी के चलने की आवाज आने लगी, धीरे, भारी, ठंडी। एक शाम गांव की बूढ़ी भविष्यवाणी करने वाली औरत सीधे चौपाल पर आई। उसकी आंखें लाल थी और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, कर्म का हिसाब पूरा नहीं हुआ। जिस कुएं में वो समाये थे वो केवल रास्ता है, मंजिल नहीं। कुछ वापस आ रहा है। 2 नहीं, 1 नहीं, 3 साए उठ चुके हैं। लोग डरकर उसके पास से हट गए, लेकिन उसने एक बच्चे का हाथ पकड़ा और डरते हुए फुसफुसाई, इसकी बारी अगली है। बच्चे की मां चीखी, पर भविष्यवक्ता का हाथ ठंडा और पत्थर जैसे कठोर ही चुका था। उसी वक्त पूरे गांव की बत्तियां झिलमिलाईं और बुझ गईं। अंधेरे में कुएं की दिशा से एक अजीब सी आवाज आई, न पानी की, न हवा की, बल्कि किसी के सीढ़ियां चढ़ने की। थक थक थक। लोग भागने लगे, पर वह आवाज रुक न रही थी। कुएं के पास रखे पुराने पत्थर एक एक करके सरकने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन पर चढ़ रहा हो। और फिर गांव के बीचों बीच सफेद मिट्टी का एक आकार खड़ा हो गया, लंबा, पतला। कूटी माला उसकी गर्दन में फंसी हुई। उसने गर्दन मोड़कर चारों तरफ देखा। उसके चेहरे पर नाक, कान, होठ कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 गहरे लाल गड्ढे। और फिर वह आवाज आई जिसे सुनते ही सबके पैरों से जान निकल गई। कर्म लौटता है और अब तुम्हारी बारी है। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और हर कदम पर जमीन से राख उठती गई। बच्चा जिसका हाथ भविष्यवक्ता ने पकड़ा था अचानक ठिठक गया। उसकी आंखें ऊपर उठीं और वह धीमे से बोला, मां, वो मेरा नाम जानता है। मां ने उसे खींचा, लेकिन बच्चा हिला तक नहीं। उसकी पुतलियां फैल गईं, लाल छाया उनमें उतर चुकी थी। आकृति रुक गई और अपनी उंगली से धरती की ओर इशारा किया, जहां 3 परछायां थिरक रही थीं। अर्जुन, मोहन, वो तीसरी जो अब किसी का इंतजार नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने अपने लिए एक नया घेरा चुन लिया था।